नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, डायरेक्टर एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और ऑर्थोस्कोपी सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। हमारे से कई सारे मरीज़ों ने ACL लिगामेंट और ACL लिगामेंट इंजरीज़ के बारे में पूछा है। तो आज ये वीडियो आपके बीच में मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके को ACL लिगामेंट के बारे में सारी जानकारियाँ बहुत ही विस्तृत नज़रिए से दूंगा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आप ACL लिगामेंट के विषय में छोटी से छोटी जानकारी भी पा सकें। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ACL लिगामेंट का अर्थ होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट का मतलब होता है क्रॉस। तो क्रूशिएट का अर्थ ये होता है कि ये क्रॉस लिगामेंट है। तो घुटने में दो लिगामेंट होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और इनका नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये दो लिगामेंट अपने आप को ऐसे क्रॉस करते हैं, एक आगे से पीछे की तरफ जाता है और एक पीछे से आगे की तरफ जाता है। तो इस लिगामेंट का नाम होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये लिगामेंट घुटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है। तो आइए समझते हैं इस लिगामेंट की संरचना के बारे में। ये हमारे घुटने की हड्डियां हैं। ऊपर की हड्डी जो है ये थाई बोन होती है, इसको हम फीमर बोलते हैं, या तो इसको जांग की हड्डी बोलते हैं। ये आपकी जांग की हड्डी है। ये नीचे की हड्डी है, जिसको आम भाषा में पिंडली की हड्डी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी हड्डी को टिबिया बोलते हैं। और इन दोनों जांग की हड्डी और पिंडली की हड्डी के बीच का जो जोड़ होता है, वही जोड़ आपके घुटने का जोड़ कहलाता है। अब जांग की हड्डी और घुटने की हड्डी को बांधे रखने के लिए ईश्वर ने हमें 4 लिगामेंट दिए हैं। पहला लिगामेंट अंदर की तरफ होता है, जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। दूसरा लिगामेंट बाहर की तरफ होता है, जिसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है, जिसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और एक लिगामेंट आगे की तरफ होता है, जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को एक क्रॉस की तरह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे कि हमारा चौराहा होता है और उसमें दो रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसी तरह ये दोनों लिगामेंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और उसी कारण से इनका नामकरण इस तरह से हुआ है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इन चारों लिगामेंट्स में से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और वो अहम क्यों है? क्योंकि ये आपके घुटने को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये सबसे कमज़ोर लिगामेंट भी होता है। कारण कि जब भी आपके घुटने में इंजरी होती है, कोई चोट लगता है या घुटना मुड़ जाता है, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी से टूट सकता है या फट सकता है। अब हम जानते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है और किस तरह से बना होता है। यह लिगामेंट छोटे छोटे महीन हज़ारों रेशों से बना होता है, जो कोलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है एक रिबन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये रिबन आप देख रहे हैं, इस रिबन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर की जांग की हड्डी से पिंडली की हड्डी मतलब फीमर से टिबिया की तरफ जाता है। ये टिबिया पे भी अटैच होता है और फीमर पे भी अटैच होता है, मतलब जांग की हड्डी पे भी इसका एक अटैचमेंट होता है और पिंडली की हड्डी पर भी इसका एक अटैचमेंट होता है। जो जांग की हड्डी का जो इसका अटैचमेंट होता है, मतलब ये लिगामेंट जहाँ पे जांग की हड्डी से जुड़ता है, वो या इस लिगामेंट का वीक पॉइंट होता है या कमज़ोर पॉइंट होता है। जबकि जो टिबिया की साइड मतलब पिंडली की हड्डी पे जहाँ पे ये जुड़ता है, वो थोड़ा सा मजबूत होता है। तो आम तौर पे जब भी इस लिगामेंट की इंजरी होती है, या तो ये जांग की तरफ से फटता है या सेंटर में से बीच से फट जाता है। इस लिगामेंट की अगर हम एनाटॉमी या संरचना की बात करें, तो ये महीन महीन धागों जैसे कोलेजन फाइबर का बना होता है। साइंटिस्ट ने इस लिगामेंट की संरचना के विषय में बहुत सारी स्टडीज़ करी हैं, और ये मानने में आया है कि इस लिगामेंट के 2 बंडल होते हैं। अब ये 2 बंडल जो होते हैं वो आप बहुत अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, परंतु अगर हम इसको कैडेवर में डाइसेक्ट करें तो आप इसको 2 बंडल में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरो मीडियल बंडल और पोस्टीरो लैटरल बंडल। अगर हम एक नॉर्मल मनुष्य में वो लिगामेंट के बंडल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए आजकल लिगामेंट
स्पेसिफिक या बंडल स्पेसिफिक जो लिगामेंट सर्जरी है वो प्रचलन में नहीं है। परंतु अगर हम संरचना की बात करें तो बिल्कुल दोनों बंडल अलग अलग तरह के काम करते हैं। जो एंटीरोमीडियल बंडल के फाइबर्स होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं टिबिया में, और पोस्टीरोलैटरल बंडल के फाइबर्स पीछे की तरफ होते हैं। जो आगे के बंडल होते हैं वो घुटने को आगे पीछे आने से रोकते हैं, और जो पीछे के फाइबर होते हैं जिनको पोस्टीरोलैटरल फाइबर बोलते हैं वो घुटने को घूमने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के काम के बारे में। क्या काम करता है आपके शरीर में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्या काम करता है, किस तरह का काम करता है? तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, एसीएल लिगामेंट का, वो जो पिंडली की हड्डी होती है जिसको हम टिबिया बोलते हैं उसको आगे आने से रोकता है। ये देखें आप कि जैसे ही अगर ये लिगामेंट टूटा हुआ होगा तो ये जो हड्डी है वो आगे की तरफ डिसलोकेट हो जाएगी। तो पिंडली की हड्डी यानी कि टिबिया को आगे आने से रोकना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। और ये जो फंक्शन है ये आगे के फाइबर्स मतलब एंटीरोमीडियल बंडल के फाइबर्स करते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन होता है लिगामेंट का, वो लिगामेंट आपके घुटने को घूमने से रोकता है। इस चीज को रोटेशनल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। अगर आप घुटने के ऊपर लैंड करते हैं या घुटना ट्विस्ट होता है तो घुटने को घूमने से रोकना इस लिगामेंट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। तो ये लिगामेंट इस तरह से काम करता है। आगे के फाइबर एंटीरोमीडियल फाइबर आगे जाने से रोकते हैं, और पीछे के फाइबर पोस्टीरोलैटरल फाइबर घुटने को घूमने से रोकते हैं। तो ये बात रही लिगामेंट की संरचना के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि ये लिगामेंट कैसे टूटता है और किस तरह से इसमें इंजरी हो सकती है। अगर हम इंजरी की बात करें तो आमतौर पे दो तरीकों से इंजरी हो सकती है, कॉन्टैक्ट इंजरी और नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। इसका अभिप्राय यह है कि एक तरह की चोट या एक तरह की इंजरी वो होती है जिसमें एक्चुअल इंजरी होती है, घुटने के ऊपर कोई इंजरी होती है, कोई वार लगता है, आपका घुटने को टैकल किया जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, वो कॉन्टैक्ट इंजरी कही जाती है। और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है कि आपके घुटने को किसी तरह का बाहरी फोर्स नहीं लगा है पर घुटना ट्विस्ट हो गया है या घूम गया है या मुड़ गया है और उसको इंजरी हो गई। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं वो इंजरी टू व्हीलर एक्सीडेंट्स में हमको देखने को मिलती है। टू व्हीलर पे अगर आप चल रहे हैं और सीधे एक्सीडेंट हो गया तो ये इंजरी देखने को मिल सकती है। अगर आपने एकदम से ब्रेक लगाया और घुटने के ऊपर लोड लिया और घुटना पे बैलेंस नहीं बना तो ये देखने को मिल सकती है। या आप बातें करते करते जा रहे हैं और आपने एकदम से ब्रेक लगाया और पाँव नीचे रखा और आपका घुटना सही पोजीशन में, आपका पाँव सही पोजीशन में लैंड नहीं हुआ तो ये इंजरी देखने को मिल सकती है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में टू व्हीलर इंजरी, लिगामेंट इंजरी और एसीएल इंजरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है। स्पोर्ट्स इंजरी मतलब कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए इंजरी होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है। खास तौर पे फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन, टेनिस, स्कीइंग के स्पोर्ट्स और भी कई सारे स्पोर्ट्स में इस तरह की इंजरी हो सकती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी में भी ये लिगामेंट टूट सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी में कॉन्टैक्ट इंजरी भी हो सकती है, डायरेक्ट हिट की वजह से भी हो सकता है। अगर फुटबॉल में आपको कोई आपका अपोनेंट टैकल कर रहा है और उसने आपको सीधे हिट किया तो उसके कारण हो सकता है, या आप सही पोजीशन में लैंड नहीं हुए तो उसके कारण भी हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लैंडिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अगर ये चाहते हैं कि ये लिगामेंट इंजरी आपको ना हो तो आप हमेशा पंजे पे लैंड करने की कोशिश करें। अगर आप पंजे पे लैंड होते हैं तो इंजरी होने का रिस्क कम रहेगा। अगर आप एड़ी पे लैंड होते हैं तो इंजरी होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें, अपनी लैंडिंग को इम्प्रूव करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से, अगर आप स्पोर्ट्स रेगुलरली खेल रहे हैं और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके लिए अगर प्रॉपर आप वार्म अप कर रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं खेलने से पहले, तो भी ये लिगामेंट इंजरी को प्रिवेंट करने में और उसको रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स इंजरी में भी, क्रिकेट खेलते हुए भी हो सकता है और इस तरह की कई सारी स्पोर्ट्स इंजरी में भी ये लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हम रीज़न देख रहे हैं इंडिया में वो है बाथरूम में स्लिप हो जाना। कई बार आप बाथरूम में नहा रहे होते हो, जो है आपका जो फर्श होता है वो गीला होता है, तो फर्श पे स्लिप हो जाने के कारण भी इंजरी होती है।
चौथी इंजरी जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है वो सीढ़ी मिस करने का। आप उतर रहे हो सीढ़ी से और आपका पाँव स्लिप हो गया या आप एक जो है स्टेप चूक गए तो भी ये इंजरी आपको हो सकती है। और मैं क्योंकि गुजरात में हूँ तो हमने गुजरात में गरबा खेलते हुए इंजरी काफ़ी कॉमनली देखी है। तो डांसिंग इंजरीज भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती हैं। अगर आप गरबा खेल रहे हैं और गरबा खेलते हुए आपने गलत स्टेप ले लिया और आपका पाँव ट्विस्ट हो गया या आपका पाँव घूम गया तो गरबा खेलते हुए भी ये इंजरी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे मैकेनिज़्म हो सकते हैं जिसके कारण से ये इंजरी आपको हो सकती है। अब इंजरी का एक किसी भी मैकेनिज़्म से हो, किस तरह से होती है और उसके लिए फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह की इंजरी होगी तो 2 या 3 जो है वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जब भी आपको इस तरह की ट्विस्टिंग इंजरी होगी या डायरेक्ट इंजरी होगी, आपको घुटने में सूजन आ जाएगी, घुटने में दर्द हो जाएगा, घुटने पे वज़न डालना मुश्किल हो जाएगा। कई बार मरीज़ एक पॉप, ये एक कट करके आवाज़ भी सुनते हैं, आवाज़ भी महसूस करते हैं। तो ये सारी इन चीज़ों के लक्षण है कि आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घुटने में कट या पॉप करके आवाज़ आना, घुटने के अंदर तेज़ दर्द हो जाना, सूजन आ जाना और घुटने के ऊपर आप लोड लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे लक्षण ACL लिगामेंट इंजरी के हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण चोट लगने के बाद आते हैं तो आप तुरंत ही अपने नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लें। इस चीज़ के लिए आप नज़दीक में किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जब भी इस तरह की चोट होती है तो आपको किस तरह के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की चोट लगती है तो आप घबराइए नहीं, नज़दीक के किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप जा सकते हैं। आमतौर पर आपका एक एक्सरे किया जाएगा। अगर आपका जो है भाग्य अच्छा है तो आपको फ्रैक्चर नहीं मिलेगा और एक्सरे अमूमन नॉर्मल आएगा, तो उसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं होती है। परंतु अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आता है तो आप निश्चिंत ना हो, क्योंकि कई बार और बल्कि अधिकतर बार एक्सरे नॉर्मल ही आएगा। तो लिगामेंट इंजरी में एक्सरे नॉर्मल आता है। एक्सरे हम सिर्फ ये देखने के लिए कराते हैं कि कोई हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट आपको इमरजेंसी बेसिस पे कराना रहता है। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो आप इसके लिए कोई जल्दीबाजी ना करें। आप उसका ट्रीटमेंट, जो लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट है, वो आराम से करा सकते हैं। उसमें किसी तरह की जल्दबाजी करने की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आपका एक्सरे नॉर्मल आ जाता है तो आमतौर पे बेसिक ट्रीटमेंट के रूप में आपको दर्द की दवाई, बर्फ़ का सेक, पाँव ऊँचा रखने का वो और एक बैंडेज, क्रैप बैंडेज या नी ब्रेस दी जा सकती है, जो एक तरह की फर्स्ट एड की तरह में काम करती है। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इतने ट्रीटमेंट से संतुष्ट ना हो। आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये ज़रूर निवेदन करें कि वो आपका MRI स्कैन ज़रूर कराएं। तो अगर घुटने का एक्सरे आपका नॉर्मल आता है तो उससे आप संतुष्ट ना हो, उसका MRI स्कैन ज़रूर कराएं, क्योंकि MRI स्कैन आपके घुटने में होने वाली छोटी से छोटी तकलीफ को, लिगामेंट इंजरी को, गादी की इंजरी को पकड़ सकता है और इससे आपके घुटने में होने वाली आगे वाली डैमेज जो है वो बढ़ सकती है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक्सरे नॉर्मल आ गया, पेशेंट ने वापस काम करना शुरू कर दिया, वापस खेलना शुरू कर दिया और वो दूसरी बार गिरा और दूसरी बार इंजरी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप इस तरह की इंजरी को, लिगामेंट इंजरी को या ACL इंजरी को निगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका MRI नहीं कराते हैं तो इंजरी बढ़ सकती है। आमतौर पे पहली इंजरी में आपका सिर्फ लिगामेंट में इंजरी होता है। अगर ये इंजरी बढ़ती है तो आपको गादी में इंजरी भी हो सकता है, आपको दूसरे लिगामेंट्स में भी इंजरी हो सकता है। अगर मैं छोटे में कहूँ तो आपकी तकलीफ़ भविष्य में बढ़ सकती है और ज़्यादा हो सकती है। और एक चीज़ आपको समझने की है कि अगर सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है तो अच्छा रिजल्ट आता है। अगर लिगामेंट के साथ गादी की इंजरी भी रही तो रिजल्ट शायद उतना अच्छा नहीं रहे, और एक लिगामेंट से ज़्यादा 2 या 3 लिगामेंट की इंजरी हो तो सकता है रिजल्ट उतना अच्छा भी नहीं रहे। तो अगर सिंपल ACL लिगामेंट की इंजरी है तो उसका सर्जिकल रिजल्ट्स काफ़ी प्रिडिक्टेबल और अच्छे रहते हैं। अब ये हो गया, आपने MRI करा लिया। MRI में अगर आपका MRI नॉर्मल आता है, कोई चिंता की बात नहीं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर MRI में लिगामेंट इंजरी आती है तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। लिगामेंट इंजरी स्पेसिफिकली अगर आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL लिगामेंट इंजरी आती है और कंप्लीट इंजरी आती है, मतलब कंप्लीट टेयर ऑफ लिगामेंट आता है, तो
आइडियली इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, इसकी सर्जरी करना आवश्यक होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है कि ये लिगामेंट न सिर्फ आपकी जो तकलीफ़ है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, अपितु आपके घुटने को बचाने के लिए भी आवश्यक है। अगर आप ये लिगामेंट का प्रोसीजर नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे आपके दूसरे लिगामेंट पे और घुटने की गादी में भी स्ट्रेन पड़ सकता है, उसमें भी आगे अधिक चोट आ सकती है, जिससे आपके घुटने में आया हुआ घिसारा और डैमेज भविष्य में बढ़ सकता है। तो आप अपने घुटने को बचाने के लिए, घुटने की लाइफ को बढ़ाने के लिए और घुटने की स्थिरता को बढ़ाने के लिए लिगामेंट सर्जरी कराने के विषय में विचारें। तो अगर लिगामेंट में कंप्लीट इंजरी है तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है और डॉक्टर्स आपका किस तरह के इसके लिए टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए आमतौर पे हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट लैकमैन टेस्ट होता है, जिसमें हम घुटना आगे पीछे करके देखते हैं। दूसरा टेस्ट एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है और तीसरा टेस्ट पाइवट शिफ्ट टेस्ट होता है, जिसमें हम घुटने को घुमा के देखते हैं। तो जो लिगामेंट है उसकी तकलीफ के डायग्नोसिस के लिए हम ये 3 टेस्ट करते हैं और जो फाइनल डायग्नोसिस है वो MRI स्कैन से हमको मिल जाता है। अब MRI स्कैन में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंप्लीट टेयर है तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आपको डेफिनेटली इस लिगामेंट की सर्जरी कराने के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये लिगामेंट की सर्जरी आपको एक स्पेशलिस्ट के पास करानी चाहिए, मतलब उस ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास कराएं ये सर्जरी जो लिगामेंट सर्जरी का स्पेशलिस्ट हो, तो उसके पास ये सर्जरी कराने का सोचना चाहिए। अगर आपके लिगामेंट में पार्शियल इंजरी आती है, मतलब आपका लिगामेंट आधा टूटा हुआ है, तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो हमने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया है कि अगर लिगामेंट में पार्शियल इंजरी हो तो क्या करें। तो अगर आपको पार्शियल इंजरी आती है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो वो पार्शियल लिगामेंट इंजरी वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और अगर आपको कंप्लीट इंजरी है तो बहुत कन्फ्यूज़ ना हो, इसके लिए आप एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट कई तरह का होता है और जो इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो हम 95% पेशेंट्स में करते हैं वो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट्स में आजकल हम लिगामेंट रिपेयर का भी ट्रीटमेंट करने लगे हैं। ये ट्रीटमेंट कुछ ही पेशेंट्स में संभव हो पाता है और इस ट्रीटमेंट में अगर आपका स्टंप अच्छा है और जांघ की हड्डी की तरफ से, मतलब इस तरफ से अगर लिगामेंट, जांघ की हड्डी यानी कि ऊपर की तरफ से लिगामेंट उखड़ गया तो उसको भी हम रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं या ऑगमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक नई टेक्निक है और वो हम कुछ लिमिटेड पेशेंट्स में, अगर हमारे पास पेशेंट थोड़ा जल्दी आता है तो वो कर सकते हैं, परंतु आमतौर पे ये जो सर्जरी होती है ये सिर्फ 2 से 5% पेशेंट्स में ही की जा सकती है। ज़्यादा कॉमन करने वाला प्रोसीजर जो होता है वो आपका लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होता है। तो अब ये लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो होता है इसको करने के कई सारे टेक्निक होते हैं और कई सारे जो है वो ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। हमने इस विषय पे हम जो सर्जरी करते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाया है। जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी स्पेसिफिक टेक्निक है उसको हम स्मार्ट टेक्निक बोलते हैं। तो हम बेसिकली स्मार्ट टेक्निक से सर्जरी करते हैं जिसके कई सारे फीचर्स होते हैं और स्पेसिफिकली हम उसमें फ्लेक्सिबल रीमर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि स्मार्ट टेक्निक क्या है तो उसका एक स्पेसिफिक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि फ्लेक्सिबल रीमर क्या होता है और उससे सर्जरी किस तरह से की जाती है, तो फ्लेक्सिबल जो रीमर है उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, तो उससे आप वो वीडियो देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल रीमर क्या होता है और उससे किस तरह से सर्जरी की जा सकती है। अब हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह के ग्राफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब एसीएल लिगामेंट सर्जरी के कई सारे ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, पर जो सबसे आम ग्राफ्ट या सबसे कॉमन ग्राफ्ट हम यूज़ करते हैं वो ग्राफ्ट होता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। तो वो ग्राफ्ट आपकी पिंडली की हड्डी जो टिबिया होती है उसके ऊपर की तरफ से जो टेंडन्स होते हैं उससे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 टेंडन्स जो होती हैं उसमें एक सेमी टेंडिनोसिस टेंडन होती है और एक ग्रेसिलिस टेंडन होती है। ये दोनों ही टेंडन्स यूज़ की जा सकती हैं। हम हमारी टेक्निक में एक ही टेंडन लेना पसंद करते हैं जो एक तरह से टेंडन प्रिजर्विंग सर्जरी होती है। इस टेंडन्स के अलावा कई सारे दूसरे ग्राफ्ट्स हैं, जैसे बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट जो घुटने की चक्की होती है उससे लिया जाता है। क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट जो जांघ की हड्डी और जांघ की जो मसल होती है, जांघ की जो मांसपेशी होती है उससे लिया जाता है।
कई बार पाँव के आसपास से एक पेरोनियस ग्राफ्ट होता है, वो भी लिया जा सकता है। तो कई सारे ग्राफ्ट होते हैं, तो ये सारे ग्राफ्ट अच्छे ग्राफ्ट हैं, पर स्पेसिफिकली आपके केस में क्या ग्राफ्ट लेना चाहिए, अगर आप इसके विषय में विस्तार से आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसके साथ आप इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। ACL ट्रीटमेंट में, ACL सर्जरी के ट्रीटमेंट में सर्जरी के साथ साथ ही फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फिजियोथेरेपी किस तरह से करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कब किस तरह की फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, इसकी भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। वो वीडियो, उसमें फेजेस होते हैं 1 से 5 तक, 1, 2, 3 और 4 और 5 फेजेस होते हैं, तो उस पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो वो भी वीडियो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ACL सर्जरी किस तरह से करनी चाहिए, के बाद की फिजियोथेरेपी जो होती है वो किस तरह से की जानी चाहिए। तो इस तरह से जो हमने आपको बताया है कि ACL लिगामेंट क्या होता है, उसकी सर्जरी किस तरह से की जाती है और उसके बाद फिजियोथेरेपी किस तरह से की जाती है। एक बहुत ही आम जो क्वेश्चन है वो हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको फिक्स करने के लिए या इसको ACL लिगामेंट को फिक्स करने के लिए क्या यूज़ करते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी जांघ की हड्डी होती है, इसमें ऊपर की तरफ हमने ये आपको एक जो स्टील टाइटेनियम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बटन बोलते हैं। तो आमतौर पे ऊपर की तरफ, मतलब जो जांघ की हड्डी है उसकी तरफ हम एक बटन यूज़ करते हैं। ये बटन 2 तरह का होता है, एक एडजस्टेबल बटन होता है और एक फिक्स लूप बटन होता है, और दोनों ही बटन्स यूज़ कर सकते हैं। सर्जन्स की अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ सर्जन्स एडजस्टेबल लूप यूज़ करते हैं, कुछ सर्जन फिक्स लूप यूज़ करते हैं। इस पे भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि कब आपको फिक्स लूप यूज़ करना चाहिए और कब आपको एडजस्टेबल लूप यूज़ करना चाहिए। तो वो भी वीडियो अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। अब रही बात पिंडली की हड्डी, मतलब टिबिया के ऊपर इसको किस तरह से फिक्स करना चाहिए। अब इसमें कई सर्जन इसको फिक्स बटन से फिक्स करते हैं, जिसको ऑल इनसाइड टेक्निक बोलते हैं, और कई सर्जन इसको स्क्रू से फिक्स करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में दोनों ही यूज़ करता हूं, ताकि आपको स्क्रू के भी बेनिफिट मिले और बटन के भी बेनिफिट मिले। हमारा उद्देश्य ये है कि मरीज़ को जितना बेस्ट बेनिफिट हम दे पाएँ अपनी टेक्निक से, वो हम दें। तो इसलिए हम अपनी टेक्निक में डबल फिक्सेशन करते हैं, स्क्रू भी यूज़ करते हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के स्क्रू होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, और बटन भी यूज़ करते हैं। तो स्क्रू और ऑल इनसाइड दोनों के बेनिफिट आपको इस टेक्निक में मिल जाते हैं। कई मरीजों का ये प्रश्न रहता है कि डॉक्टर साहब कौन सा स्क्रू यूज़ करना चाहिए, किस तरह का स्क्रू यूज़ करना चाहिए। तो सभी स्क्रूज अच्छे होते हैं, हर स्क्रू की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक विशेषता होती है। तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ पे बनाया है कि आपको जो लिगामेंट इंजरी, जब लिगामेंट सर्जरी आप कराते हैं तो किस तरह के स्क्रू यूज़ करना चाहिए, कौन से स्क्रू करना चाहिए यूज़। तो अगर आपको उसके विषय में कोई डाउट है तो आपको क्या स्क्रू यूज़ करना चाहिए, उसके विषय में भी आप जो वीडियो है वो देख सकते हैं। कई सारे तरह के स्क्रूज़ होते हैं और सभी स्क्रूज़ अच्छे हैं, हर एक की अपनी विशेषता होती है, हर एक की अपनी अलग अलग कॉस्ट होती है, परंतु जो है किस तरह का स्क्रू यूज़ करना चाहिए ये आप अपने सर्जन से डिस्कस डेफिनेटली कर सकते हैं। ACL लिगामेंट सर्जरी के विषय में अगर आपको कोई भी और प्रश्न है, लिगामेंट के बारे में, लिगामेंट की संरचना के बारे में, लिगामेंट के डायग्नोसिस के बारे में, या फिर लिगामेंट की सर्जरी के बारे में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम आपकी ये सारे ही प्रश्नों का उत्तर देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस रविवार को हम एक लाइव सेशन पे भी आ रहे हैं, तो अगर आपको ACL लिगामेंट के संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे लाइव उस सेशन में भी लिगामेंट सर्जरी के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।